डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय विरोधी दल के नेता की ओर से महंगाई के बारे में जो प्रस्ताव लाया गया है वह शासन की नीति के अनुकूल नहीं है। स्टॉप। इसलिए कि सरकार और सदन ने कभी ऐसा कानून नहीं बनाया है जिससे राज्य में महंगाई बढ़े या संकट बढ़े या अकाल पड़े या सूखा पड़े। स्टॉप। सरकार की तरफ से जो भी कानून बनाए जाते हैं वह देश और राज्य की जनता के हित को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। स्टॉप। उसी के अंतर्गत हमारी विधानसभा ने ऐसा कानून नहीं बनाया है जिससे कि महंगाई बढ़े। स्टॉप। हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी सदैव इस प्रयास में लगे रहते हैं कि राज्य की जनता सुखी हो खाद्य समस्या का निराकरण हो और उसे किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। स्टॉप। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि महंगाई के बारे में चर्चा करना उचित नहीं होगा क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई और अभाव की स्थिति राज्य स्तरीय समस्या नहीं है बल्कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। स्टॉप। मैं इस संबंध में सदन के समस्त विधायक और राज्य मंत्रिमंडल से आग्रह करना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक इस समस्या का सामना करते हुए शीघ्र निराकरण किया जाना चाहिए। स्टॉप। पैरा। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के जिन जिलों में अकाल और सूखा पड़ा था वहाँ के लिए रोजगार और राहत देने के लिए आदेश प्रसारित कर दिए हैं। स्टॉप। हमारे राज्य में सामान्य से अधिक वर्षा होने से बाढ़ के हालात बने जिसके कारण किसानों को काफ़ी हानि का सामना करना पड़ा। स्टॉप। जिन किसानों की फसल बाढ़ आने अकाल पड़ने सूखा पड़ने और ओले पड़ने के कारण क्षति हुई नुकसान हुआ था मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता करने का विचार किया है। स्टॉप। पैरा। माननीय अध्यक्ष महोदय इसके उपरांत महंगाई बढ़ने के कारण यह होता है कि लोगों की क्रय क्षमता और उपभोक्ता की संख्या विशेष बढ़ जाती है तो महंगाई अपने आप बढ़ने लगती है। स्टॉप। इसीलिए हमारे इतने विशाल समुदाय में महंगाई बढ़ने का कोई विशेष महत्व नहीं होता क्योंकि महंगाई बढ़ाना शासन की नीति में सम्मिलित नहीं किया गया है। स्टॉप। मेरे विचार से इस समस्या का फ़ायदा विरोधी लोग लेना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि जनता के अंदर ऐसी निष्क्रिय भावना पैदा करके उसका लाभ उठाया जाए। स्टॉप। हालांकि यह बात कभी टिकाऊ नहीं हो सकती है। स्टॉप। देश की जनता बहुत समझदार है सब कुछ समझती है कि उसे किन परिस्थितियों के सामने से गुजरना पड़ रहा है। स्टॉप। यह संकट का समय है। स्टॉप। ऐसे समय में हमको श्रम स्वावलंबन और हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए। स्टॉप। मुझे ऐसा लगता है कि ये धरना आंदोलन झगड़ा और देशद्रोह करने से हम सफल नहीं हो सकते हैं। स्टॉप। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि राज्य की जनता के वास्ते हम हिम्मत से काम लेंगे तो आज भी सब कुछ बहुत अच्छा और सामान्य हो सकता है। स्टॉप। पैरा। महोदय गेट समस्या का सार यह है कि दुनिया भर के कुछ हिस्से में अनाज के पहाड़ खड़े हो रहे हैं वहीं दूसरे हिस्से में करोड़ों लोग भूख से तड़प रहे हैं। स्टॉप। आज असमानता की यह समस्या इतनी व्यापक हो चुकी है स्टॉप वास्तव में जिसके लिए सामूहिक प्रयास की आज बहुत ज़रूरत है। स्टॉप। मगर गेट वार्ता में इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं किया जा रहा है। स्टॉप। गेट के मौजूदा दौर में कृषि को जोड़ने की मुख्य वजह यह है कि आज कृषि व्यापारी के क्षेत्र में दो समुदायों के बीच टकराव हो रहे हैं। स्टॉप। जब अमेरिका ने 50 के दशक में कृषि बाजार में कदम रखा था तब अमेरिका और कनाडा मिलकर विश्व बाजार के दावेदार थे। स्टॉप। 70 के दशक में यूरोपीय समुदाय खाद्यान्न आयात स्थिति से उबरकर खाद्यान्न निर्यातक की श्रेणी में आ गया। स्टॉप। यूरोप का कृषि सरोकार खाद्यान्न सुरक्षा से हटकर निर्यात पर आ गया। स्टॉप।
ऐसी स्थिति में यूरोप भी विश्व कृषि बाजार का दावेदार बन गया। स्टॉप। आते आते उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कुछ कृषि उत्पादन का 1/3 भाग निर्यात के लिए होने लगा। स्टॉप। लिहाजा इन देशों का निर्यात उत्पादन तो बढ़ता गया, किंतु विकासशील देशों में अनाज की मांग उसी रफ्तार से नहीं बढ़ी, जिसकी आशा की जा रही थी। इस प्रकार उनकी उम्मीद खत्म हो गई। स्टॉप। कुछ देश आत्मनिर्भर हो गए, तो कुछ कर्ज के बोझ से दबकर आयात न कर सके। स्टॉप। तब यूरोप, अमेरिका में इस सीमित होते जा रहे बाजार के लिए होड़ शुरू हुई है। स्टॉप। उसी के साथ दोनों जगह अनुदान भी बढ़ने लगा। स्टॉप। इस दौड़ के कारण कृषि को गेट वार्ता में शामिल किया गया है। स्टॉप। पैरा। भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय का यह कहना है कि भारतीय कृषि को इससे कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि हम भुगतान संतुलन के संकट के नाम पर इस शर्त से बच जाएंगे। स्टॉप। मगर दिक्कत यह है कि नए प्रस्ताव के तहत कोई भी देश खुद यह तय नहीं कर पाएगा कि उस पर भुगतान संतुलन का संकट छाया हुआ है या नहीं। स्टॉप। यह अधिकार IMF को दिया जाएगा, तब तय हो जाने के बाद आपको सीधे सीधे यह अधिकार नहीं मिल जाएगा कि आप आयात कम कर दें। स्टॉप। उससे पहले हमें दूसरे उपाय आजमाने होंगे। स्टॉप। जैसा कि पहले कहा गया कि डंकल प्रस्ताव का संबंध मात्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से न होकर घरेलू कृषि नीतियों से भी है। स्टॉप। इस कृषि नीति में किसानों को दिया जाने वाला सहारा, अनाज भंडार बनाए रखने हेतु सरकार हस्तक्षेप, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि शामिल है। स्टॉप। वाणिज्य मंत्रालय की राय है कि इन क्षेत्रों में अपेक्षित परिवर्तन से हम पर तात्कालिक या मध्यम अवधि में कोई असर नहीं पड़ेगा। स्टॉप। मंत्रालय का कहना है कि डंकल प्रस्ताव स्वीकार कर लेने के बावजूद हमें अपनी नीतियों में कोई भी बदलाव नहीं करना पड़ेगा। स्टॉप। जरा इस पर गौर फरमाएं। स्टॉप। पैरा। यह निष्कर्ष कि उच्चतम न्यायालय अचानक सक्रिय हुआ है सच्चाई से दूर ले जाता है, क्योंकि न्यायालय कोई रातों रात सक्रिय होने वाली जगह नहीं है। स्टॉप। श्री रेड्डी के समय से ही सामाजिक न्याय के अंतर्गत तकनीकी न्याय व्यवस्था को छोड़कर न्याय को किस तरह से सर्वसुलभ बनाया जाए इत्यादि मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय सक्रिय हो उठा था। स्टॉप। वे उस समय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर रहे थे। स्टॉप। अपने उस कार्यकाल के दौरान उनसे कुछ कामगारों ने पत्र लिखकर शिकायत की थी कि उन्हें मजदूरी के दौरान सहज 2 रुपये मिलते हैं। स्टॉप। उन्होंने इन पत्रों को रीट याचिका मानकर सरकार को यह आदेश दिया था कि मजदूरों को न्यूनतम 20 रुपये मजदूरी दी जाए। स्टॉप। सरकार ने नवीनतम आदेश को स्वीकार कर लिया था। स्टॉप। पैरा। इसके बाद दूसरी पद्धति जो बाद में विकसित हुई थी, उसके बारे में श्री रेड्डी का कहना था कि हमें आंख खोलकर न्याय करना चाहिए। स्टॉप। आज जो दुर्बल, गरीब और साधनहीन असहाय व्यक्ति हैं, उन्हें न्याय प्रणाली के अंदर व्यापक और सामाजिक न्याय दिलाने का हमें प्रयास करना चाहिए। स्टॉप। एक मजदूर अच्छा वकील कर पाने की स्थिति में नहीं होता है, उसके पास पर्याप्त आर्थिक साधन उपलब्ध नहीं है। स्टॉप। ऐसे में उसे न्याय के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। स्टॉप। यह तभी संभव होगा जब उसके व्यापक न्याय के सिद्धांत के तहत लाया जाए। स्टॉप। यहाँ यह कहना मुनासिब नहीं होगा कि न्यायिक व्यवस्था में आई सक्रियता से इस तरह की विचारधारा को मजबूती मिली है। स्टॉप। वहीं इस सक्रियता के कारण जो कार्य व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को करना चाहिए, वह कार्य न्यायपालिका को करना पड़ रहा है। स्टॉप। अब सवाल है कि यह काम न्यायपालिका को करना चाहिए अथवा नहीं। स्टॉप। न्यायपालिका का कार्य न्याय दिलाना है, न कि कानून बनाना, कानून बनाने का कार्य विधायिका का है, उसका पालन करवाने का तथा पहले से बने कानूनों को लागू करवाने का कार्य न्यायपालिका का है। स्टॉप।
कभी कभी अति सक्रियता की वजह से न्यायिक सीमाओं का उल्लंघन हो जाता है। स्टॉप। बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत 4 राज्यों की सरकारें बर्खास्त की जा चुकी थी। स्टॉप। जब यह मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचा तो उसने 4 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करने का निर्णय उचित ठहराया, जबकि धर्मनिरपेक्षता के विषय में कुछ भी कहने से उसने इनकार कर दिया। स्टॉप। जिससे न्यायिक संतुलन डावाडोल होता नजर आया। स्टॉप। ऐसा नहीं है कि यह सब जानबूझकर किया गया है। स्टॉप। जबकि सच तो यह है कि ऐसा अनजाने में ही हुआ है। स्टॉप। ऐसा लगता है कि 4 राज्यों की सरकारों की बर्खास्तगी के मामले में संबंधित विषय के हर बिंदु को न्याय के कांटे पर रखकर नहीं आंका गया और मामले को सामान्य नजरिए से निपटा दिया गया, जबकि जनता को न्यायपालिका से इस तरह की अपेक्षा नहीं थी। स्टॉप पैरा। महोदय, अभी मेरे मित्र ने पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहने का जिक्र किया था और मैं पंजाब की तरफ इशारा करते हुए कह रहा हूं कि वहां बार बार राष्ट्रपति शासन लागू रहने के कारण भी समितियां अपना कार्य पूरा नहीं कर पा रही हैं। स्टॉप। ये कार्य लोक लेखा समिति से संबंधित है। स्टॉप। ये कार्य लोक उपक्रम समिति से संबंधित है। स्टॉप। जहाँ तक मैं समझता हूँ भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के ऑडिट प्रतिवेदनों का संबंध है, उसमें भी काम इकट्ठा हो गया है। स्टॉप। पिछले रह गए कार्य को निपटाने के लिए एक ही विभाग उपक्रम समिति से संबंधित विभिन्न वर्षों के ऑडिट पैरों के क्षैतिज परीक्षण करने की प्रणाली लागू की गई है। स्टॉप। जिससे पीछे रह गए कार्यों को निपटाने में काफ़ी मदद मिली है। स्टॉप पैरा। कई बार यह देखा गया है कि विभागों से संबंधित जानकारी बहुत लंबे समय तक नहीं भेजी जाती है। स्टॉप। हालांकि इस संबंध में मेरा सचिवालय संबंधित विभाग से विभिन्न स्तर पर जानकारी मांगने हेतु निरंतर लिखता रहा है। स्टॉप। आमतौर पर मैंने यह देखा है कि सरकार के सचिव जानकारी के बारे में यह दलील दे देते हैं कि सूचना अधीनस्थ कार्यालयों से, जो कि राज्य के विभिन्न जिलों में फैले हुए पड़े हैं, से जानकारी प्राप्त की जा रही है। स्टॉप। उसे एकत्रित करने में समय लगता है। स्टॉप। कोई न कोई बहाना बनाकर सरकार के सचिव अपेक्षित सूचना भेजने के लिए अधिक समय की मांग करते रहते हैं। स्टॉप। कई बार वहां से अधूरी जानकारी भेज दी जाती है तो कभी बाकी जानकारी एकत्र करने के लिए और समय मांगा जाता है। स्टॉप। मुझे यह बात विश्वसनीय नहीं लग रही है, और मेरी समझ में नहीं आता कि विभागों के पास पर्याप्त मात्रा में अमला और साधन उपलब्ध होते हैं, जिनके माध्यम से चाही गई जानकारी राज्य के किसी भी भाग से उचित समय में प्राप्त की जा सकती है। स्टॉप। विभागों की इस प्रकार की प्रवृत्ति से केवल यही अनुमान लगाया जा सकता है कि विभागीय कार्यालयों में काम बहुत ही धीमी रफ्तार से किया जाता है। मैं चाहता हूं कि इस मामले की जांच पड़ताल होना चाहिए। स्टॉप। इस संबंध में सरकार की ओर से सचिवों को सतर्क रहने के लिए सख्त आदेश दिए जाने चाहिए। स्टॉप। सचिवों की ओर से संबंधित विभागों को सतर्क रहने के सख्त आदेश दिए जाने चाहिए। स्टॉप। यदि किसी समिति का कोई सभापति संबंधित विभाग के कामकाज से भली भांति परिचित है तो वह विभागीय प्रतिनिधि से चतुराई के साथ कार्य ले सकता है और संबंधित जानकारी शीघ्र प्राप्त कर सकता है। स्टॉप। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब समितियों में निरंतरता बनी रहे और सभापति तथा उसके 2/3 सदस्य कम से कम 2 वर्षों के लिए कार्य करें और केवल 1/3 सदस्य ही प्रत्येक वर्ष बदले जाएं। स्टॉप। हम चाहते हैं जहां तक संभव हो सके इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए जिसे हम आज अपना रहे हैं। स्टॉप पैरा।
आज जो बात मैं आपको बतलाने जा रहा हूं वह आप भी जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है। स्टॉप। सरकार बनने के बाद वह जन भावना को प्रतिबिंबित करने वाली होनी चाहिए। स्टॉप। यथासंभव जन अपेक्षाओं को पूरी करने वाली होनी चाहिए। स्टॉप। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में संसदीय प्रणाली का स्वरूप अपनी अपनी भावना और अपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित किया जाता रहा है। स्टॉप। किंतु कहा जाता है कि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति और विधायिका का जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व ही इस व्याख्या का मौलिक सिद्धांत है। स्टॉप। जहां एक तरफ प्रजातांत्रिक प्रणाली के साथ साथ संसद एवं विधान मंडलों का कार्यभार बढ़ने लगा और दूसरी तरफ कई कारणों से इस बढ़ते हुए कार्यभार को सदन द्वारा निपटाना असंभव लगने लगा है। स्टॉप। इसलिए यह विचार किया गया कि क्यों न सदन अपने सदस्यों में से कुछ को प्रतिनिधि चुनकर ऐसी समिति का गठन करे जो किसी भी विषय पर विस्तृत विचार कर उसके निष्कर्षों से सदन को अवगत कराती रहे। स्टॉप। इसी विचार के परिणाम स्वरूप समिति प्रणाली का सूत्रपात हुआ। स्टॉप। वर्तमान में जिसका अधिकाधिक उपयोग विश्व के अंदर अधिकांश विधायिकाओं में किया जा रहा है। स्टॉप। सदन की बैठक गंभीर चर्चा के लिए नहीं होती है, बल्कि वह समितियों के निर्णय को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत करने के लिए होती है। स्टॉप। मैं यहाँ एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि सदन अपने समिति कक्षों में बहुमत के आधार पर कानून नहीं बनाता, बल्कि कार्य विशेष के लिए चुने गए कुछ लोगों के माध्यम से बनाता है। स्टॉप। इसलिए यह कहना असत्य नहीं होगा कि सत्र के दौरान कांग्रेस या सत्तारूढ़ दल बैठक करता हुआ दिखाई देता है, किंतु वास्तव में यह कार्य उसको अपने समिति कक्षों में ही किया जाना चाहिए। स्टॉप। भारतीय जीवन शैली में बौद्धिक संस्कारों का बहुत योगदान रहा है। स्टॉप। सभा समिति की परंपरा भी हमारे यहाँ उसी काल से चली आ रही है। स्टॉप। यह बात अवश्य है कि इसके स्वरूप एवं अधिकार क्षेत्र में समय और शासन व्यवस्था के अनुसार बदलाव आता रहा है। स्टॉप। आधुनिक शासन व्यवस्था के अनुरूप समिति प्रणाली कब कैसे शुरू हुई। स्टॉप। इसका श्रेय यकीनन अंग्रेजों को जाता है। स्टॉप। वे हमारे यहाँ स्वतंत्रता के पूर्व से ही संसदीय पद्धति की नींव डालने लगे थे। स्टॉप। सन 1881 और 1909 में ब्रिटिश संसद ने भारत के बारे में जो कानून बनाए उनमें से उसी नींव के लक्षण आज भी हमारे देश में विद्यमान हैं। स्टॉप। सन 1919 के सुधारों द्वारा जो परिवर्तन हुए थे उसमें विधान मंडलों के गठन के लिए कुछ सैद्धांतिक आधार तैयार किए गए थे। स्टॉप। वित्तीय समितियों को गठित करने का सुझाव इन्हीं सुधारों का एक अंग था। स्टॉप। उस समय 5 संसदीय समितियों का गठन किया गया था। स्टॉप। लोक लेखा समिति इनमें से एक है। स्टॉप। उसके पश्चात समिति प्रणाली में क्रमिक रूप से सुधार होते रहे और इनका गहन महत्व भी बढ़ता चला गया। स्टॉप। पैरा। संसद ने सितंबर 1919 में 81वें संविधान संशोधन विधेयक पेश कर एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाया है। स्टॉप। जिसमें लोकसभा में लगभग 181 और राज्य विधानसभाओं में 1/3 स्थानों पर महिलाओं को आरक्षण देना प्रस्तावित है। स्टॉप। भारतीय समाज में महिलाएं लगभग 50% हैं जो अशिक्षा, पिछड़ापन, रूढ़िवादिता, धार्मिक कट्टरता, शोषण के कारण समाज जड़ स्थिति में रहा है। स्टॉप। जहां समाज सुदृढ़ होता है वहां व्यक्ति को समाज का डर होता है। स्टॉप। जिसके कारण समाज में बुराइयां नहीं पनप पाती हैं। स्टॉप। राज्य को भी ऐसे समाज में कम हस्तक्षेप करना पड़ता है, लेकिन भारत में समाज दोषपूर्ण और कमजोर होता गया है। स्टॉप।
अगर महिलाओं की दयनीय स्थिति के संदर्भ में हम देखें तो समाज बुराइयों में इतना जकड़ गया है कि वह स्वयं अपनी बुराइयों को दूर करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। स्टॉप। इस बारे में जहाँ तक मैं समझता हूँ, समाज के अंदर सुधार दो तरह से किए जा सकते हैं। एक तो समाज स्वयं को बदले या राज्य वैधानिक रूप से यहाँ बदलाव लाए। स्टॉप। यह कितने खेद की बात है कि समाज में व्याप्त इन बुराइयों को दूर करने के लिए हमें कानून बनाने पड़ रहे हैं। स्टॉप। दहेज प्रथा उन्मूलन, पुत्रियों को संपत्ति में अधिकार और हाल ही में गृहिणियों को साप्ताहिक अवकाश देने संबंधी आदि इन विधायी कार्यों से भारतीय समाज में विशेष अंतर नहीं हुआ, क्योंकि यह बातें महिलाओं के सामाजिक स्तर से संबंधित थी, जिन्हें समाज और परिवार कार्य रूप में परिणत नहीं करना चाहे तो व्यक्तिगत स्तर पर महिला की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वह इन्हें लागू करवा सके। स्टॉप। लेकिन राजनीति प्रक्रिया में महिलाओं के अधिक प्रवेश के लिए यदि संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं तो राज्य द्वारा उनका क्रियान्वयन होता है, तब समाज उससे प्रभावित अवश्य हो जाता है। स्टॉप। यह बात शहर और गांव की स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं को दिए गए आरक्षण से संबंधित है। स्टॉप। पैरा। लोकसभा और विधानसभा में उनको 1/3 आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक अभी विचाराधीन ही है। स्टॉप। किसी भी नए कदम को उठाने पर आशंकाएं भी उठती हैं। स्टॉप। यदि उन्हें व्यक्त कर दिया जाए तो अच्छा है। इसमें एक बात यह होगी कि दूसरे पक्ष पर विचार सामने आ जाएंगे। स्टॉप। दूसरी तरफ 21वीं सदी के दरवाजे पर खड़ी भारतीय महिलाओं को सत्ता में भागीदारी देने वाले प्रजातांत्रिक प्रयास के साथ न्याय हो सकेगा। स्टॉप। इस संबंध में समुचित बौद्धिक विचार विमर्श, बहस, चिंतन, मंथन के उपरांत जो जन सहमति की स्थिति निर्मित होगी, साथ ही उससे भारतीय समाज का स्वरूप भी परिलक्षित होगा। स्टॉप। अपने भविष्य के प्रति चिंतित और भयभीत पुरुष सांसदों ने सदन में इस विधेयक के बारे में अपनी शंकाएं व्यक्त की हैं। स्टॉप। देश के बहुत से महिला संगठन इस विषय पर चिंतित हैं। स्टॉप। अन्य क्षेत्रों में भी अनेक आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। स्टॉप। पैरा। माननीय कल्याणमल जी जैन और उनके साथी दूसरे 3 विधायक उस दिन इस काम में शरीक हुए थे, लेकिन उनके प्रति मेरे मन में सम्मान की भावना है और मैं व्यक्तिगत रूप से उनका मित्र भी हूँ। स्टॉप। लेकिन इसके बावजूद मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, और जैसा श्रीमान ने स्वयं कहा कि केवल विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं रह गया है, पर विशेषाधिकार तो बहुत छोटा प्रश्न होता है। स्टॉप। यहाँ अहम सवाल यह आ गया है और संविधान के प्रति निष्ठा का सवाल आ गया है। स्टॉप। मेरा ऐसा मानना है और आप भी मानते हैं। स्टॉप। विधानसभा के सदस्य तभी कहलाते हैं जब वे संविधान के प्रति निष्ठा जाहिर करते हों, और यदि वह निष्ठा जो हमने जाहिर की थी, स्टॉप, अगर उस मर्यादा को हमने तोड़ दिया तो हमारी विधानसभा की सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो जाती है। स्टॉप। उस दिन जो चर्चा हुई थी उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कोई राय जाहिर नहीं की। स्टॉप। क्योंकि उनको अपनी मंशा जाहिर करने में कठिनाई हो रही होगी, इस प्रश्न पर कोई भी समझदार व्यक्ति, संविधान के प्रति निष्ठा रखने वाला, प्रजातंत्र में आस्था रखने वाला, इसके सिवाय दूसरी बात नहीं कहेगा कि माननीय सदस्य की सदस्यता समाप्त हो चुकी है। स्टॉप। मुख्यमंत्री महोदय को यह कहने में कठिनाई जरूर हो रही होगी। स्टॉप। इसे हमारे सभी साथी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। स्टॉप। इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जानी चाहिए। स्टॉप। पैरा। श्रीमान, कई बार मेरे सचिवालय में ऐसे पत्र,
तार और संकल्पों की प्रतियां आदि खूब आती रहती हैं, जिन्हें नियमों के अंतर्गत याचिकाओं के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्टॉप। उन्हें अभ्यावेदन ही मान लिया जाता है। स्टॉप। इन अभ्यावेदनों को समिति के पास भेजकर पेश कर दिया जाता है और समिति उन पर विचार करती है, निर्णय करती है, अपना मत देती है, फिर उनका निराकरण किया जाता है। स्टॉप। केवल वही सार्वजनिक संस्था, संघ या व्यक्ति लोकसभा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले किसी विषय के संबंध में समिति को अभ्यावेदन दे सकते हैं। स्टॉप। अभ्यावेदन दिए जाने के लिए अलग से निर्धारित प्रपत्र की व्यवस्था नहीं की गई है। स्टॉप। इसे मात्र पत्र के रूप में ही दिया जा सकता है, जिसमें संविधान संशोधन, करों की माफ़ी तथा नए करों को लगाने के संबंध में सुझाव मात्र को पत्र प्रारूप में ही दिया जा सकता है। स्टॉप। उन परिस्थितियों में ऐसे अभ्यावेदन याचिका के रूप में समक्ष रखे जाने हेतु स्वीकार्य किए जाते हैं जिनमें सभा के किसी सदस्य द्वारा कही गई, ऐसी बातों पर विरोध प्रकट किया गया हो, जिनमें लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही हो, आघात लगा हो। स्टॉप। सभा की कार्यवाही या सभा के सभी सदस्य के आचरण के बारे में या व्यवस्था के संबंध में हो, सभी पत्र और अभ्यावेदन अध्यक्ष के आदेशानुसार संबंधित समिति के समक्ष विचार हेतु रखे जा सकते हैं और उन्हीं आवेदनों पर कार्यवाही की जाती है। स्टॉप। पैरा। मध्य प्रदेश देश का एक ऐसा पहला राज्य है जिसने संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात सबसे पहले नई व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों के चुनाव संपन्न कराए गए हैं। स्टॉप। पंचायत, जनपद और जिला पंचायतों के संबंध में तुरंत फुरत संरचना तैयार करके, उन्हें अधिकार संपन्न बनाने का निर्णय लिया गया है। स्टॉप। लेकिन उनमें से अधिकांश पूरी तरह से मूर्त रूप नहीं ले सके हैं। स्टॉप। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही थी कि पंचायतों को सौंपे गए अधिकारों का प्रशासकीय क्रियान्वयन सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। स्टॉप। इसलिए मुख्य सचिव ने शिकायतों को गंभीर रूप से लेते हुए सामान्य प्रशासन विभागों को रोस्टर बनाने के निर्देश दिए हैं। स्टॉप। इस बनाए गए रोस्टर के अनुसार मंत्रालय के सचिव समय समय पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की बैठक में भाग लिया करेंगे। स्टॉप। जिससे पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे अधिकारों के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को ठीक से समझा जाकर शासन स्तर पर उन्हें दूर करने की तत्काल पहल की जाएगी। स्टॉप। इस हिदायत के बाद भी यदि पंचायती राज व्यवस्था कारगर सिद्ध नहीं हो पाती है तो यही माना जाएगा कि शासन के कार्यान्वयन क्षमता में कई बुनियादी खामियां हैं। स्टॉप। जब तक यह कमियां दूर नहीं हो जाती, तब तक निर्णय केवल कागजों पर सिमट सकते हैं। स्टॉप। अभी पंचायती राज व्यवस्था के मामले में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और नौकरशाही के बीच अधिकारों को लेकर खींचतान बना हुआ है। स्टॉप। पैरा। इधर नौकरशाही अपना प्रभुत्व कम करना नहीं चाहती, उधर निर्वाचित जनप्रतिनिधि संपूर्ण सत्ता चाहते हैं। स्टॉप। इसमें कोई संदेह नहीं कि नई पंचायती राज व्यवस्था के फलस्वरूप हमारी लोकतंत्र का आभार विस्तृत और परिपुष्ट अध्यक्षों के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में लगभग सभी जिला पंचायत अध्यक्षों ने अधिकारों की बात कही और नौकरशाही को जो जी भर कर कोसा गया और स्पष्ट रूप से प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों के टकराव की प्रतिध्वनि इस सम्मेलन में सुनाई दे रही थी। स्टॉप। राज्य सरकार को समान जिम्मेदारी के साथ समय रहते इस टकराव की स्थिति को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। स्टॉप। पंचायती राज व्यवस्था एक आदर्श कल्पना हो सकती है। स्टॉप। इसे सुव्यवस्थित रूप दिया जाना चाहिए। स्टॉप।
अगर इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण रखा गया और नौकरशाही को मनमानी करने की खुली छूट दी गई तो सारा प्रयास निरर्थक हो सकता है। स्टॉप। पंचायत प्रतिनिधियों को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिया जाना चाहिए। स्टॉप। प्रतिनिधियों को कानूनी पहलुओं से अवगत कराने हेतु उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। स्टॉप। सत्ता का विकेंद्रीकरण पूर्ण रूप से तभी हो पाएगा, जब पंचायत प्रतिनिधियों को उनके वाजिब अधिकार सौंपे जाएंगे। स्टॉप। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तविक उद्देश्य ही सत्ता का विकेंद्रीकरण है। स्टॉप। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने में अभी समय लग सकता है। स्टॉप। इसलिए सबको सूझबूझ और धैर्य से चलने की जरूरत है। स्टॉप। ग्रामीण विकास की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए पंचायती ढांचे की नींव को पहले मजबूत करने की जरूरत है। स्टॉप। पैरा। कहते हैं कि कुछ देने का नाम ही जीवन है। स्टॉप। दानशीलता हाथों का नहीं हृदय का गुण होता है, जो व्यक्ति समाज के लिए कुछ करता है, उसका जीवन ही सार्थक हो जाना है। स्टॉप। माना जाता है कि प्रकृति के संसाधन पर सबका अधिकार होता है। स्टॉप। इसलिए हमें आपस में बांटकर चीजों का उपभोग करना चाहिए। स्टॉप। दान आप जहां चाहें, जब चाहें, कहीं भी, कभी भी किसी वस्तु का कर सकते हैं। स्टॉप। उदाहरण के तौर पर ज्ञान, शिक्षा, श्रम, भूमि, रोटी, कपड़ा, मकान, भवन, गाय का दान कर सकते हैं। स्टॉप। कहा जाता है कि असल में बड़ा दाता वही होता है, जो दान करते समय थोड़ा भी अहंकार न करे। स्टॉप। सत्पुरुषों का मानना है कि हमें दूसरों को अपनी सेवा, प्रेम, धन जो जितना बन पड़े देना चाहिए। स्टॉप। इस प्रकार सत्कर्म करने से हमारे अंदर आत्मसंतोष की भावना जागती है। स्टॉप। कहा तो यह भी जाता है कि दान देते समय दाहिने हाथ से दान किया जाए तो बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए। स्टॉप। पैरा। न्याय से उपार्जन किया हुआ अल्प अथवा अधिक धन जो कुछ श्रद्धा युक्त होकर पात्र को दिया जाता है, उसका नाम दान है। स्टॉप। यह पवित्र व्रत मनुष्य मात्र का धर्म है। स्टॉप। अपने से ही हीन अवस्था वाले को अन्न, वस्त्र, धन, जन से सहायता करने का नाम दान है। स्टॉप। देश, काल और पात्रता भेद से, शुद्ध मन से, कामना रहित दिया हुआ यह दान महा शुभ फल वाला होता है। स्टॉप। जो श्रीमान लोग शारीरिक, मानसिक तप नहीं कर सकते हैं, उनके लिए छोटे छोटे पापों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय केवल दान ही है। स्टॉप। माया मुक्त जीवों के पाप दान के साथ जाते हैं। स्टॉप। दुरावस्थावश जो ग्रहीता दान लेते हैं, वे दान क्या मानव दाता के पाप ही ग्रहण करते हैं। स्टॉप। देने वाले ग्रहीता को पाप देकर उपकृत करते हैं और भाग्यहीन ग्रहीता भी दान लेकर उपकृत होते हैं। स्टॉप। पैरा। शास्त्र में दान की बड़ी महिमा कही गई है। स्टॉप। कर्तव्य बोध से प्रत्याशा रहित किया दान दाता का उत्कर्ष साधन कराता है। स्टॉप। साधारणतः दान शब्द दूसरों का उपकार करने में ही समझा जाता है। स्टॉप। परंतु जब तक अपनी हानि न स्वीकार की जाए, जब तक परोपकार न हो सकता। स्टॉप। परोपकारी व्यक्ति हानि लाभ के फल की वांछा नहीं करते। स्टॉप। इसलिए उनके इस दान का नाम सेवा है। स्टॉप। सेवा में प्रत्याशा की हम दूसरों को उपकृत करते हैं। स्टॉप। यह भाव नहीं रहना, वरन यही भावना रहती है कि हम किसी की सेवा करके उपकृत होते हैं। स्टॉप। जैसे दान शब्द में दूसरों को उपकृत किया जाता है, वैसे ही सेवा में अपने को दूसरों की सेवा के लाभ से उपकृत होना माना जाता है। स्टॉप। गाय, बालक, वृद्ध, साधु, ब्राह्मण, माता पिता,
गुरु, शिक्षक इत्यादि के लिए जो कुछ कर्तव्य किया जाए वह सेवा पद कहा जाता है, क्योंकि इनमें कोई प्रत्याशा नहीं की जा सकती। इनकी सेवा करने ही धर्म है। तथापि इनके आशीर्वाद से ही मंगल होता है। खबर है कि नई सरकार बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू करने पर विचार कर रही है। अब कृषि के संकट को देखते हुए किसान को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना इस समय आवश्यक हो गया है। लेकिन इसी के साथ यह भी जरूरी है कि हम जल संरक्षण की अपनी पुरानी परंपरा को याद रखें। हमारे देश में वर्षा के पानी को रोकने और एकत्र करने के अपने अपने तरीके रहे हैं, जो कि स्थानीय स्थितियों की बेहतर समझ पर आधारित रहे हैं। इन परंपरागत जल संग्रहण उपायों को ठीक से समझ न पाने के कारण कई बार गंभीर गलतियां हो गई हैं और सोचे समझे बिना कई ऐसे अमूल्य जल संरक्षण स्रोतों को नष्ट कर दिया गया, जिनकी रक्षा कर उन्हें सुधारना चाहिए था। पूर्व में हुई गलतियों के कारण धीरे धीरे यह समझ बनी कि परंपरागत जल स्रोतों को सुधार कर कम लागत में जल संग्रहण का अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर की योजना पहली बार आरंभ की गई थी, लेकिन बजट पर्याप्त नहीं था, 12वीं पंचवर्षीय योजना में बजट को काफ़ी बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए तक किया गया था। इस योजना के अंतर्गत इस प्रकार के जल स्रोतों की रक्षा के कार्य में मुख्य रूप से जरूरी मरम्मत करने और मिट्टी, मलबा निकालकर सफाई करने पर ध्यान दिया जाता था। अब इसमें दो और पक्ष जोड़े गए हैं, पहला पक्ष कि जल ग्रहण क्षेत्र को ठीक किया जाए, ताकि जल स्रोत में वर्षा का पानी ठीक से पहुंच सके। दूसरा पक्ष की जल स्रोत से जहां सिंचाई होती है, प्रभुत्व क्षेत्र में जरूरी सुधार किए जाएं। तालाब और पानी के स्रोत के निकट अतिक्रमण की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। अतिक्रमण की समस्या को सुलझाने के लिए प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को आपस में सहयोग कर जनता को परंपरागत जल स्रोतों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। जहां गरीब लोग मजबूरी में वहां की भूमि पर रह रहे हैं, उनको हटाकर वैकल्पिक स्थान रहने के लिए दिया जाना चाहिए। पर जहां शक्तिशाली असरदार लोगों ने जोर जबरदस्ती से अतिक्रमण किया है, वहां सख्त कार्रवाई जरूर हो सकती है। मैं समझता हूं कि कुछ तालाब ऐसे होंगे जो कभी सिंचाई के बहुत बड़े स्रोत रहे हैं, अब उनका उपयोग नहीं के बराबर है। देश भर में इसके बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। ऐसी स्थितियों की मौके पर जांच कर, पुनः सिंचाई सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं। केवल अतिक्रमण हटाने के लिए नहीं, अपितु सभी स्तरों पर जल स्रोतों को नव जीवन देने का कार्य स्थानीय लोगों के सहयोग से किया जाना चाहिए। इन जल स्रोतों के बारे में विशेषकर बुजुर्ग लोगों के ज्ञान का बेहतर उपयोग होना चाहिए। इन जल स्रोतों से उपलब्ध होने वाली सिंचाई जल का वितरण न्याय के आधार पर, समता के आधार पर होना चाहिए। इसलिए बड़ी परियोजनाओं को बनाते समय सदियों से जरूरत पूरी कर रही परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए। हाल के समय की बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और आंधी, तूफान से देश के हजारों गांवों में खेती को भारी मात्रा में क्षति पहुंची है। यह क्षति मुख्य रूप से देश के उत्तरी, मध्य और पश्चिमी राज्यों में देखी गई है। इसके अतिरिक्त क्षति के बारे में सुनने में आया है, कितने ही गांव अपनी तैयार होती फसलों की बर्बादी देखकर किसान संकटग्रस्त स्थिति में आ गए हैं। अति संवेदनशील क्षेत्रों में स्थिति विशेष चिंताजनक है।
मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस परिस्थिति में हमारी पहली प्राथमिकता प्रभावित किसानों को सहायता देने की होनी चाहिए, मगर इसके साथ कुछ व्यापक सवालों पर ध्यान देना जरूरी है। स्टॉप। पिछले एक दशक पर नज़र डालें तो इस तरह की बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के कई उदाहरण देखे गए हैं। स्टॉप। इस समय हमारी प्राथमिकता इस प्रकार की आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यूनतम करने के लिए असरदार कदम उठाए जाने की होनी चाहिए। स्टॉप। अब मौसम के तेवर बदल रहे हैं। स्टॉप। जलवायु परिवर्तन एक हकीकत है और वर्तमान दौर में मौसम में कई बड़े बदलावों की संभावना बढ़ रही है। स्टॉप। इसका सबसे अधिक असर किसानों और खेती पर पड़ेगा। स्टॉप। पर सरकारी नीतियों में इस नई स्थिति का सामना करने के लिए जो बड़े बदलाव जरूरी हैं, वे अभी नजर नहीं आ रहे हैं। स्टॉप। यह सच है कि इससे जुड़े कतिपय अनुसंधान हो रहे हैं, कुछ योजनाएं भी बन रही हैं, इतना ही पर्याप्त नहीं है। स्टॉप। कुल मिलाकर, केंद्र और राज्य सरकारों के कृषि विभाग लगभग पहले जैसी स्थिति में ही चल रहे हैं। स्टॉप। नई चुनौतियों का सामना करने के लिए जो व्यापक बदलाव होना चाहिए, अभी उनसे कोसों दूर हैं। स्टॉप। पैरा। कृषि विकास और आपदा प्रबंधन के बजट को पहले से कहीं अधिक बढ़ाना जरूरी है। स्टॉप। फसल बीमा योजना के बारे में कई बार चर्चा हुई, पर इनका पर्याप्त विस्तार तभी होगा और किसानों को बड़ी संख्या में राहत तभी मिलेगी, जब पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे। स्टॉप। नई और अप्रत्याशित स्थितियों को समझने और संभालने के लिए अधिक व्यापार स्तर पर ऐसे अनुसंधान की जरूरत है, जिनमें किसानों की भागीदारी हो सके। स्टॉप। नई वैज्ञानिक जानकारियों और पारंपरिक ज्ञान, दोनों के मिलन से ऐसे समाधान प्राप्त हो सकते हैं, जिससे प्रतिकूल मौसम को झेलने की अधिक क्षमता रखने वाली खेती विकसित हो सके। स्टॉप। पैरा। जैव विविधता और बीजों की विविधता के बारे में परंपरागत ज्ञान से ऐसी कई फसलों और उनकी उन्नत किस्मों की जानकारी हासिल हो सकती है, जो प्रतिकूल मौसम को सहने में अधिक सक्षम हो। स्टॉप। खेती के अलावा प्रतिकूल मौसम का सबसे अधिक असर सेहत पर पड़ता है। स्टॉप। इसके कारण कई बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, पर हमारे पास इसका सामना करने की तैयारी होना चाहिए। स्टॉप। जिसकी ग्रामीण क्षेत्रों में तैयारी बहुत कम है। स्टॉप। अतः जलवायु बदलाव के दौर में ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना अत्यंत जरूरी हो गया है। स्टॉप। पैरा। कहा जाता है कि जिंदगी में मुश्किलें हमेशा इम्तिहान लेती हैं। स्टॉप। अगर आप मुश्किलों में घबरा जाएंगे तो जिंदगी के इम्तिहान में फेल हो सकते हैं। स्टॉप। इस मुश्किल दौर का सामना करने के लिए आपके पास मजबूत इरादे और सकारात्मक सोच होना चाहिए। स्टॉप। हार मिलेगी तो उससे कुछ सीखना चाहिए। स्टॉप। महिलाएं अक्सर दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को नज़रअंदाज करती है, लेकिन अगर आप खुद खुश नहीं हैं तो जिंदगी में निराश और हताश महसूस करेंगी। स्टॉप। ऐसी स्थिति में आप दूसरों को आगे बढ़ने और खुश रहने की सलाह नहीं दे सकते हैं। स्टॉप। इसलिए जरूरी है कि खुश रहकर संघर्षों का सामना करें। स्टॉप। किसी की भी जिंदगी में समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। स्टॉप। दिन और रात की तरह अच्छा और बुरा वक्त भी बदलता रहता है। स्टॉप। इसलिए अच्छे वक्त में आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। स्टॉप। हमेशा बुरे वक्त में मजबूत हौसले के साथ तकदीर बदलने की कोशिश में डटे रहना चाहिए। स्टॉप। अगर समय के साथ आपका आत्मविश्वास और हौसला डगमगाता है तो इसका सीधा असर आपकी ज़िंदगी में पड़ता है। स्टॉप। यहाँ पर बेहद ज़रूरी है कि वक्त चाहे जो भी, आप खुद पर विश्वास रखिए। स्टॉप। महिलाएं हर परिवार का केंद्र होती हैं। स्टॉप।
इसलिए अगर आप ऊर्जावान हैं, सकारात्मक हैं और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं तो जिंदगी में खराब वक्त कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्टॉप। दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय शैक्षणिक चैनल पर शुरू करने जा रहा है। स्टॉप। प्रसारित होने जा रहे चैनलों के प्रसारण संबंधी जिम्मेदारी केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय शिक्षण संस्थानों और राज्य के विश्वविद्यालयों को दी जा सकती हैं। स्टॉप। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार इन चैनलों को शुरू करने की योजना को सरकार की सैद्धांतिक मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। स्टॉप। समस्या इस बात की है कि इन कार्यक्रमों को कैसे चलाया जाए और इनके लिए शैक्षिक सामग्री किसके द्वारा तैयार की जाएगी। स्टॉप। प्रस्ताव यह है कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी सौंपी जाने की संभावना है। स्टॉप। इस प्रकार का कार्य वहां संपादित किया जा रहा है। स्टॉप। केंद्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को अलग से राशि प्रदान की जाएगी। स्टॉप पैरा। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में बिल्कुल दखल नहीं देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। स्टॉप। उन्होंने यह भी साफ किया है कि शैक्षणिक संस्थानों को संसाधन मुहैया कराने पर जोर दिया जाएगा। स्टॉप। शिक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्टॉप। मुख्यमंत्री जी ने इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमने विश्वविद्यालय के कुलपति को दुनिया के 100 शीर्ष विश्वविद्यालयों में शामिल योग्य बनाने का खाका तैयार करने के निर्देश दिए हैं। स्टॉप। दीक्षांत समारोह में उपस्थित उपराष्ट्रपति जी ने देश में शोध की कमी को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि उच्च शिक्षा में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों में से सिर्फ 1% ही शोध कर रहे हैं। स्टॉप। शोध और विकासात्मक गतिविधियां बढ़ाने के लिए लक्ष्य पर बल दिया जाना चाहिए। स्टॉप पैरा। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि पेड़ों से गिरने वाली पत्तियों को जलाना दंडनीय अपराध है। स्टॉप। पत्तियां जलाने के संबंध में समय समय पर अदालत और हरित न्यायाधिकरण महकमे से आदेश जारी होते रहे हैं। स्टॉप। मानना पड़ेगा कि इस कानून का अमल कराने वाली संस्था में संसाधन और समुचित अमला नहीं होने के कारण पालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। स्टॉप। नगर को साफ रखने का जिम्मा निभाने वाले स्थानीय निकाय कूड़े के रूप में पेड़ से गिरी पत्तियों को जला देते हैं। स्टॉप। दरअसल इनको जलाने से उत्पन्न प्रदूषण खतरनाक होता है। स्टॉप। प्रकृति के अनेक तत्वों का संतुलन बनाए रखने में सूखी पत्तियों की बड़ी भूमिका होती है। स्टॉप पैरा। पेड़ की हरी पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल हमें ऑक्सीजन देता है और पेड़ों के लिए शर्करा युक्त भोजन उपजाता है। स्टॉप। जब पत्तियों का क्लोरोफिल चूक जाता है और वे पीली पड़ जाती हैं तब भी उनमें नाइट्रोजन, प्रोटीन, विटामिन, स्टार्च और शर्करा का खजाना होता है। स्टॉप। ऐसी पत्तियों को जलाया जाता है तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर से बने रसायन उत्सर्जित होते हैं। स्टॉप। जिससे वायुमंडल में नमी और ऑक्सीजन नष्ट हो जाती है। स्टॉप। इनसे निकलने वाली गैस वातावरण को जहरीली बना देती हैं। स्टॉप। पत्तियों के तेज जलने की तुलना में धीरे धीरे सुलगाना अधिक प्रदूषणकारी होता है, इससे वाहनों से निकलने वाले धुएं के बराबर जहर फैलता है। स्टॉप। हर शहर में अप्रैल और मई में अर्जुन, नीम, पीपल, इमली, जामुन, ढाक, अमलतास, गुल, मोहर, शीशम जैसे पेड़ से 200 से 250 टन पत्ते रोजाना गिरते होंगे। स्टॉप। अगर पत्तों को यूं ही पड़ा रहने दिया जाए तो जमीन का तापमान कम होगा और मिट्टी की नमी बरकरार रहेगी। स्टॉप। इनका उपयोग जैविक खाद में बदलकर किया जा सकता है। स्टॉप।
जिससे 100 टन रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम किया जा सकता है। स्टॉप। सूखी पत्तियां पर्यावरण मित्र हो सकती हैं, इनको संरक्षित करना सामाजिक जिम्मेदारी है। स्टॉप पैरा। भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा तंत्र है। स्टॉप। हर साल रेल बजट में यात्रियों की सुविधा और रेलवे के रखरखाव के लिए अरबों रुपए दिए जाते हैं। स्टॉप। हम और हमारी सरकार बुलेट ट्रेन चलाने की सोच रही है, इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। स्टॉप। चीन और जापान से मदद ली जा रही है। स्टॉप। दूसरी ओर भारतीय रेल व्यवस्था ऐसी है कि लगभग हर 6 महीने में एक न एक बड़े रेल हादसे की खबर सुनने में आ जाती है। स्टॉप। पिछले 9 महीने में कई छोटे बड़े हादसे बहुत हो चुके हैं। स्टॉप। छोटे बड़े रेल हादसे एशिया के सबसे बड़े तंत्र की खोखली सच्चाई बताने के लिए काफ़ी हैं। स्टॉप। देहरादून से वाराणसी जा रही जनता एक्सप्रेस की दुर्घटना के बारे में बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने के कारण यह हादसा हुआ, जिसमें थोड़े से लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। स्टॉप। इसका मतलब यह नहीं है कि सबसे बड़े तंत्र हमारे पास नहीं है। स्टॉप पैरा। महोदय, जब मैं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था तब मुझसे प्रशिक्षण के दौरान कहा गया कि किसी एक विषय पर अपनी टिप्पणी प्रकट कीजिए, तो मैंने अपना तर्क देने के लिए गैट वार्ता को चुन लिया था। स्टॉप। गैट यानी आयात निर्यात एवं व्यापार पर आम संधि जनवरी 1948 से प्रभाव में आई। स्टॉप। आजकल इस संधि के तहत वार्ताओं का 8वां दौर चल रहा है। स्टॉप। यह दौर 1980 से शुरू हुआ और 1990 में समाप्त हो जाना चाहिए था, किंतु यूरोपीय समुदाय और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मतभेद पैदा हो जाने की वजह से कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। स्टॉप। तब गेट के महानिदेशक श्री डंकल ने समझौते हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया। स्टॉप। यही वह डंकल प्रस्ताव है जिसका डंका आजकल दुनिया में बज रहा है। स्टॉप। डंकल प्रस्ताव की एक और अनूठी बात यह है कि आज तक विकासशील देशों को अपने अंदरूनी बाजार की सुरक्षा की जो छूट थी उसे समाप्त करने का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। स्टॉप। तीसरी अभूतपूर्व बात यह है कि पहली बार संपदा संबंधी अधिकार को इसमें स्थान मिला है। स्टॉप। खेती में इन तीनों के मिले जुले असर गंभीर और दूरगामी हो सकते हैं। स्टॉप। खेती हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। स्टॉप। हमारे देश के अधिकतर लोग खेती द्वारा रोजगार पाते रहे हैं। स्टॉप। हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा खेती से प्राप्त होता रहा है। स्टॉप। गरीब देश होने के नाते भारत की अधिकतर आबादी अपनी आमदनी का बड़ा भाग अपने भोजन पर खर्च करती है। स्टॉप। इसके अलावा हमारे कई उद्योग भी खेती से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर हैं। स्टॉप। खेती मात्र आर्थिक गतिविधियां न होकर हमारे लिए एक सांस्कृतिक परंपरा हो गई है। स्टॉप। यदि देखा जाए तो डंकल प्रस्ताव मूलतः उत्तर में स्थित विकसित देश का हित साधक है। स्टॉप। दरअसल यह प्रस्ताव बहुराष्ट्रीय कंपनियों से सरोकार व्यक्त करता है। स्टॉप। यद्यपि अतिरिक्त उत्पादन ठिकाने लगाने की चिंता इसके मूल में है। स्टॉप। इसके विपरीत दक्षिण के देश की मूल चिंता उत्पादन बढ़ाने, वितरण में समानता लाने, खाद्यान्न सुरक्षा हासिल करना है। स्टॉप। डंकल प्रस्ताव पर गंभीरता पूर्वक विचार करने का मतलब सिर्फ सीधे खेती से संबंधित है। स्टॉप। इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि अन्य हिस्सों का असर खेती पर नहीं पड़ेगा, वर्तमान दौर में खेती गेट वार्ता का केंद्रीय बिंदु बनी हुई है। स्टॉप। जिसकी सफलता यूरोपीय और अमेरिका के बीच समझौते पर निर्भर करती है। स्टॉप। आज तक खेती को गेट धारा से मुक्त रखा गया था। स्टॉप। कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त लागू नहीं होती थी। स्टॉप।
ऐसे में आज यदि खेती एकदम से केंद्र बिंदु बन जाए तो ऐसा लगना स्वाभाविक है कि शायद खेती एक ऐसे संकट में फंस गई है जिसका अलग अलग पड़ गए राष्ट्र अपने आप को हल नहीं खोज पा रहे हैं। स्टॉप। इस बाबत एक विश्वव्यापी प्रयास की जरूरत है और वाकई हम अगर खेती का नज़ारा देखें तब पता लगेगा कि ऐसी कई समस्याएं हैं जिन पर दुनिया भर की सरकारों द्वारा ध्यान दिए जाने की आज जरूरत है। स्टॉप पैरा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जब एकाधिकार खरीदी या राष्ट्रीयकरण की बात सामने आती है तो हमारे विरोधी भाइयों को यह शंका पैदा होने लगती है कि मंत्री जी पूंजीवादियों के प्रभाव में आने लग गए हैं और वे कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण इसलिए किया जा रहा है कि आप पूंजीपतियों की सेवा करना चाहते हैं और उनसे मिले हुए हैं। स्टॉप। जबकि असलियत तो यह है कि 50 बसों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो निश्चित रूप से वह 50 आदमी जो बसों के मालिक हैं हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं और वे विरोधियों की शरण ले लेते हैं। स्टॉप। तो फिर उनसे मिलने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता कि हम उनसे मिले हुए हैं। स्टॉप। हम मिले हुए हैं कि विरोधी उनसे मिले हुए हैं। स्टॉप। वे चाहते हैं कि राष्ट्रीयकरण न हो। स्टॉप। यही बात वन संपदा के ठेकेदारों पर लागू होती है। स्टॉप। वनों के कतिपय ठेकेदार हमारी वन संपदा का अनुचित दोहन न कर सके उन्हें होने वाले लाभ सभी लोगों का लाभ बने। स्टॉप। इसी उद्देश्य को लेकर हमने वनों का राष्ट्रीयकरण किया है। स्टॉप। अकाल से उत्पन्न अभाव और मूल्य वृद्धि की स्थिति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही हमको अनाज का एकाधिकार खरीदी का निर्णय लेना पड़ा ताकि जमाखोर मुनाफाखोर और कालाबाजारी करने वाले लोग गरीब आदमी का शोषण न कर सकें। स्टॉप। इन्हीं सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रीयकरण और एकाधिकार खरीदी करने की आवश्यकता होती है। स्टॉप। अब इसके लिए उनकी ओर से बहुत से उदाहरण दिए जा रहे हैं और अब वे कहने लगे हैं कि गेहूं का राष्ट्रीयकरण न हुआ होता तो इतनी मूल्य वृद्धि न हुई होती। स्टॉप पैरा। आदरणीय अध्यक्ष जी आप विगत वर्षों के गेहूं उत्पादन के आंकड़े देखें अगर उनका गहन अध्ययन किया जाए तब हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि गेहूं दाल चावल का राष्ट्रीयकरण न किया गया होता तो यहाँ भी 4 रुपये किलो गेहूं का मूल्य होता। स्टॉप। आप मूल्य वृद्धि की बड़े जोर शोर से चर्चा कर रहे हैं कि मूल्य वृद्धि अत्यधिक हो रही है। स्टॉप। महंगाई बढ़ रही है। स्टॉप। मैं भी इसको स्वीकार करता हूं कि आज मूल्य वृद्धि इतनी ज़्यादा हो रही है जिसे जनता सहन नहीं कर पा रही है। स्टॉप। लेकिन मूल्यों में जो बढ़ोतरी हो रही है उस संबंध में उनका मानना ऐसा है कि यह केवल मध्य प्रदेश में ही हो रही है। स्टॉप। ऐसा नहीं है। आप वेट टैक्स और वाणिज्यिक कर घटाकर महंगाई कम कर सकते हैं। स्टॉप। सच पूछा जाए तो यह मूल्य वृद्धि पूरे भारतवर्ष में हो रही है। स्टॉप। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। स्टॉप। जहां तक हमारे प्रदेश की मूल्य वृद्धि का सवाल है वह दिसंबर 1972 से लेकर अभी तक 23% हुई है जबकि पूरे भारत में मूल्य वृद्धि का प्रतिशत 28 है और महाराष्ट्र में मूल्य वृद्धि का प्रतिशत 23 है। स्टॉप। मैं मूल्य वृद्धि की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि जब मूल्य वृद्धि पूरे भारत में बढ़ रही है तो फिर उससे हमारा प्रदेश कैसे अछूता रह सकता है। स्टॉप पैरा। आज हम उन शहीद साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। स्टॉप। पुलिस भूमिका साहस शौर्य कर्तव्य की दृष्टि से उत्कृष्ट मानी जाती है जो विषम परिस्थितियों के वातावरण में प्रेरणास्पद उद्देश्य की पूर्ति कर दायित्वों को पूरी सफलता से निभाते रहे हैं। स्टॉप।
आज जम्मू से लेकर लक्षद्वीप तक हमारे सिपाही बड़ी सफलता से राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। राज्य के भीतर और बाहर नक्सलवादियों आतंकवादियों के अलावा सीमा विवादों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के अभियान में हमारे बहादुर जवान अहम भूमिका निभा रहे हैं। स्टॉप। देश के अनेक भागों में कानून व्यवस्था सुधारने का श्रेय उनको ही जाता है। स्टॉप। यह कीर्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्टॉप। इस पर हमें गर्व है। स्टॉप। पिछले वर्ष देश प्रदेश के खिलाफ चल रही गतिविधियों पर अंकुश लगाने के अभियान में पुलिस बल को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। स्टॉप। इसलिए आज उनको याद करते हुए उनके परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करते हैं। स्टॉप पैरा। राज्यपाल महोदय ने इस समारोह को संबोधित करते हुए कहा था कि यहाँ आकर हमें भी उन अमर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि देने का मौका मिला है। फुल स्टॉप।